हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल सुपर ऑब्जेक्टिव पे। दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस का जो मैं सीरीज शुरू किया हूँ उसका आज सेकेंड वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो डाला गया है जिसमें लमसम 100 क्वेश्चन है, उसे भी आप ज़रूर करें। और अब बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं और ये प्योर एनसीईआरटी है, कक्षा 6 से 12 तक का। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो प्लीज़ आप इसे करते रहिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने दिमाग में स्टोर करिए। तो चलिए देखते हैं आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा पहुंचाता है। तो दोस्तों, ये संवहनी पौधों में जो होते हैं, ये पानी जो ऊपर पहुंचता है, पानी या कोई खनिज लवण जो ऊपर पहुंचाते हैं, ये जाइलम ऊतक जो होते हैं, ये पूरे पौधे के भाग में खनिज लवण और वाटर यानी जल को पौधों तक पहुंचाते हैं। ये जाइलम जो होते हैं दोस्तों, ये पौधों के जड़, तना और ये पत्तियों में पाए जाते हैं। और ये जड़ से जो भी खनिज लवण या पानी ये पौधा लेता है, उसको जाइलम द्वारा ही पौधों के अन्य भाग में पहुंचाया जाता है। तो इसको याद रखना, जाइलम तक इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है, पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है। तो दोस्तों, पौधों में जो जाइलम की उपस्थिति होती है उसके द्वारा पौधों में जल का वहन होता है। चारों तरफ पौधों के अन्य भाग में जल का वहन जाइलम द्वारा ही होता है, तो इसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। फ्लोएम, अब जाइलम था, ये फ्लोएम है। तो फ्लोएम जो होता है दोस्तों, ये आहार का वहन करते हैं पौधों के लिए। दोस्तों, ये पत्ते जो होते हैं, पत्तियाँ जो होती है पौधे के जो, तो उसके द्वारा भोजन जो निर्माण किया जाता है, उसी को पौधों के अन्य भागों में ये फ्लोएम जो होते हैं वो पौधों का अन्य भाग में आहार का वहन करते हैं। तो इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों, पौधे और पेड़ का खाना जो तैयार करता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, सबको पता होगा, तो इसको भी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। तो दोस्तों, मानव त्वचा की सबसे बाहरी हिस्सा होता है जो दिखता है हम लोगों को, वो एपिडर्मिस उसको कहते हैं, एपिडर्मिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। तो मांसपेशी को अगर हड्डी से जोड़ने को कहा जाए तो ये टेंडन द्वारा होता है। और अगर यही पूछ दे मांसपेशी को हड्डी द्वारा, तो टेंडन हो गया, और हड्डी को हड्डी द्वारा अगर जोड़ने को पूछ दे तो लिगामेंट हो जाएगा। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है वो लिगामेंट, और मांसपेशी को हड्डी से जो जोड़ता है वो टेंडन होता है। तो इसका सही आंसर टेंडन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त है तो यानी ब्लड क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन में है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, रक्त जो अपना होता है वो एक संयोजी ऊतक होता है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में पीएच का अनुमानित मान क्या है। बहुत बार पूछा भी जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, और बहुत ही ईजी है। तो मानव रक्त में, सबको लमसम याद होगा, 7.4 होता है पीएच वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितना होता है। दोस्तों, ये वही है जो ब्लड जांच कराया जाता है, तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा देखी जाती है कितना है आपके शरीर में। तो नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वो 14.5 होता है प्रति 100 ml रक्त में। तो समझा जाएगा कि आपके शरीर में पूर्ण रक्त है, हीमोग्लोबिन की मात्रा सही है। तो 14.5, इसको याद रखना, सामान्य हीमोग्लोबिन। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो दोस्तों, प्लाज्मा जो होता है रक्त में पाया जाता है, तो प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत होता है वह अकेले 90% उसमें जल ही जल होता है, तो इसको याद रखना। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों, मनुष्य का जो लाल रक्त आरबीसी होता है उसका जीवन काल 120 दिन का होता है, तो इसको याद रखना। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, ये श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है ये आपका WBC होती है। तो ये कणिकाएं कितने प्रकार की होती है WBC, तो ये 5 प्रकार की होती हैं, इसको याद रखना।
रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज जो की थी लैंडस्टीनर ने की थी। इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों के कुछ भाग जैसे पत्ते और तने मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। इनकी नम्रता का कारण किसकी बहुतायत को माना जाता है? दोस्तों कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसको मोड़ो कितना हो तो टूटते नहीं हैं, बिल्कुल नरम होते हैं। तो उसमें एक उत्तक पाया जाता है मृदुतक, उसका नाम होता है मृदुतक, उसके कारण ये मुलायम होते हैं। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है मेरा कथन दिया है और कारण दिया है, तो देखते हैं। AB रुधिर समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि AB रुधिर वर्ग के लोग होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप AB होता है, वो सार्वभौमिक प्राप्त करता है, किसी से भी रक्त ले सकते हैं। तो कारण क्या है? रुधिर समूह AB की लाल रुधिर कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है। गलत है दोस्तों, क्योंकि एंटीजन उसमें होता है। अगर नहीं होता तो किसी से रक्त नहीं ले लेता, तो उसमें एंटीजन होता है, तो ये गलत हो गया। तो इसका सही जो आंसर होगा वो देखते हैं। ये कथन जो ये है सही है और कारण गलत है इसका। तो देखते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों, इसका सही ये सही है, परंतु आर गलत है। तो इसको याद रखना। लिगामेंट व टेंडन है। तो दोस्तों लिगामेंट व टेंडन क्या होता है? तो ये संयोजी तंतु में एक उत्तक होता है। इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ऊँट का कुबड़ जो होता है किस उत्तक से निर्मित होता है? तो दोस्तों ऊँट का कुबड़ जो होता है वो वसामय उत्तक से होता है, उसमें केवल वसा होता है, तो उसको वसामय उत्तक कहते हैं। ऊँट का कुबड़ गुद्देदार होता है, गुदगुद होता है उसको, तो वसामय उत्तक से बना होता है। त्वचा के बाहरी स्तर पर बनने वाले उत्तक का नाम है। दोस्तों त्वचा के जो सबसे बाहरी स्तर पर बनता है उस उत्तक को क्या कहते हैं? तो उसको सल्की उत्तक कहते हैं, सल्की उत्तक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन। ऐच्छिक पेशी पाई जाती है। दोस्तों ऐच्छिक पेशी जो पाई जाती है वो पित्ताशय में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? दोस्तों शरीर को गर्म रखने के लिए वसामय उत्तक सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जिसके शरीर में वसा की कमी होती है उसको शरीर गर्म नहीं रहता है, और जिसका शरीर में वसा में ज़्यादा होता है, गर्मियों में देखते हैं उसको बहुत पसीना होती है, गर्मी होती है। तो इसको याद रखना, शरीर को गर्म रखने के लिए ये ठंडी में बहुत काम आते हैं वसामय उत्तक। तो शरीर को गर्म रखने के लिए वसामय उत्तक सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको याद रखना। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों हिस्टोलॉजी उत्तक का अध्ययन होता है। हिस्टोलॉजी उत्तकों का अध्ययन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पादप उत्तकों का एक प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा जो पादप उत्तक का प्रकार नहीं है? तो सरल अस्थायी उत्तक ये नहीं है, जाइलम नहीं है, फ्लोएम नहीं है, तो ये पादप उत्तकों का एक प्रकार नहीं है। तो उपकला उत्तक जो है ये पादप उत्तक का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पादपों की जड़ों तथा तनों के सिरों पर किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? तो दोस्तों पादपों की जड़ों तथा तनों के सिरों पर शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक पाए जाते हैं। शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के उत्तक पादपों में भोजन, गोंद, टेनिन, रेजिन आदि का भंडारण करते हैं? तो मृदु उत्तक जो होते हैं वो पादप में भोजन, गोंद, टेनिन, रेजिन आदि का भंडारण करते हैं, मृदु उत्तक। अगला क्वेश्चन। जल एवं खनिज संवाहक उत्तक जाइलम पादप के किस अंग में उपस्थित होता है? तो दोस्तों ये जल और खनिज जो होते हैं संवाहक उत्तक, ये जाइलम पादप के जड़ में, तने में और पत्ती में सब में होते हैं। तो इन सभी आंसर हो जाएगा, इन सभी में। फ्लोएम का मुख्य कार्य है। दोस्तों अभी जो फ्लोएम पढ़ा के आए हैं, फ्लोएम का मुख्य कार्य जो होता है पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना। अभी आपको बताए थे पत्तियों जो भोजन निर्माण करता है उसको
पौधों के अन्य भाग में ये पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम पहुंचाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस पादप ऊतक में चालनी नलिकाएं एवं सहकोशिकाएं पाई जाती है? तो दोस्तों ये फ्लोएम में चालनी नलिकाएं और सहकोशिकाएं फ्लोएम में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जंतु ऊतकों का एक प्रकार है, इनमें से कौन सा जो है जो जंतु ऊतक का प्रकार है? तो दोस्तों ये उपकला ऊतक भी है, संयोजी ऊतक भी है, पेशी ऊतक भी है। तो ये सभी जो होते हैं ये जंतु ऊतक का प्रकार होते हैं। ये याद रखना दोस्तों, इसको याद कर लेना कि कौन सा ऊतक जो होता है वो पादप ऊतक होता है और कौन सा ऊतक जो होता है वो जंतु ऊतक होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पेपर में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए, एक पादप ऊतक से संबंधित है, एक जंतु ऊतक से। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आया करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, ऐसे ऊतक जिनमें दूध जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ भरा रहता है वो क्या कहलाता है? तो जिनमें दूध जैसा गाढ़ा तरल पदार्थ भरा रहता है वो लैक्टिफेरस, नाम से ही लग रहा है लैक्टिफेरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उपकला ऊतक जंतुओं में कौन सा कार्य करते हैं? तो दोस्तों उपकला ऊतक जो होते हैं वो जंतुओं में जल का अवशोषण करते हैं, भोजन का अवशोषण करते हैं, रक्षात्मक आवरण का निर्माण, तीनों सही है तो ये सभी आंसर हो जाएगा इसका। उपकला ऊतक का ये सभी काम है, जल का अवशोषण करना, भोजन का अवशोषण करना, रक्षात्मक आवरण का निर्माण करना, उपकला ऊतक। याद रखना दोस्तों, 2 बार हम रिवीजन करते हैं क्वेश्चन को इसलिए कि आपको याद हो जाए अच्छा से। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ऐसे ऊतक जो विभिन्न रस व हार्मोन के स्त्राव हेतु विशिष्ट स्तंभाकार संरचनाएं ग्रहण करते हैं वह कहलाते हैं? तो दोस्तों ग्रंथिल उपकला ऊतक कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह ऊतक जिसका निर्माण भ्रूणीय मध्य स्तर मेसोडर्म से होता है कहलाता है? तो क्या कहलाता है? संयोजी ऊतक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ऊतक जिससे मानव शरीर के लगभग 30% भाग का निर्माण होता है तथा जो विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों एवं अंगों को जोड़ता है कहलाता है? दोस्तों मानव शरीर का जो 30% भाग का निर्माण करता है वो कौन सा ऊतक होता है? तो संयोजी ऊतक होता है। इम्पोर्टेंट है, मानव शरीर जंतु ऊतक में ये संयोजी ऊतक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो संयोजी ऊतक इसको याद रखना। रुधिर एवं लसिका किस प्रकार के ऊतक होते हैं? तो रुधिर और लसिका जो होते हैं एक तरल संयोजी ऊतक होते हैं। आपको पता ही होगा रुधिर भी तरल, लसिका भी तरल, तो ये तरल संयोजी ऊतक होते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल, दोस्तों WBC श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है, सफ़ेद रक्त कणिकाएं, उसका जीवन काल जो होता है वो 10 से 12 दिन, यानी इसमें दिया है, देखिए NCERT में क्या दिया है, तो NCERT में 10 से 13 दिन इसका जीवन काल होता है। वही 10 से 12, 10 से 13 दिन होता है इसका जीवन काल, सफ़ेद रक्त कणिकाएं। मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर के लिए जो लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान होता है प्लीहा होता है। अगला क्वेश्चन, कुछ जड़ें जो मूल के अतिरिक्त किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है कहलाती है? दोस्तों मूल यानी जड़ों के अतिरिक्त किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है उसको आकस्मिक जड़ें कहते हैं, आकस्मिक जड़ें। मूली किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों मूली जो होता है वो जड़ का उदाहरण है। मूली तो जड़ होता है, सबको पता है। निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है? दोस्तों तने का रूपांतरण क्या नहीं है? तो तने का रूपांतरण प्याज भी है, अरबी भी है, आलू भी है। शकरकंद जो होता है तने का रूपांतरण नहीं होता है दोस्तों, इसको याद रखना, ये तने का रूपांतरण नहीं होता है शकरकंद। आलू क्या है? तो दोस्तों आलू एक है, तना है, आलू भी तना है, इसको याद रखना, जड़ ना कर देना इसको। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो दोस्तों आलू जो होता है रूपांतरित तना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो क्या है? तो ये भूमिगत तना है। खाना बनाने वाला अदरक जो खाने में उपयोग लाया जाता है, अदरक जो होता है ये भूमिगत तना होता है, तो याद रखना इसको। परकंद का एक उदाहरण है दोस्तों, अदरक परकंद का उदाहरण है। ये परकंद जो होता है वो अदरक और ये आपका हल्दी भी होता है, तो अदरक और हल्दी जो होता है परकंद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? देखिए आ गया क्वेश्चन। तो हल्दी जो होता है उसके सूखे हुए प्रकंद से हल्दी का पाउडर बनाया जाता है, तो इसको याद रखना। काली मिर्च का पौधा क्या है? तो दोस्तों काली मिर्च का जो पौधा है एक बेल है, लता है। तो काली मिर्च का पौधा बेल जैसे होता, लता जैसे होता है, इसको याद रखना, लता। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप से संचयित होता है? दोस्तों प्याज होता है उसमें खाद्य पदार्थ जो होता है सेलुलोज, इसको याद रखना। प्याज में खाद्य पदार्थ सेलुलोज के रूप में संचयित होता है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? दोस्तों घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो पत्ता जो होता है वो घट के रूप में रूपांतरित होता है, याद रखना इसको। नीचे दिए हुए पौधे और उनके खाद्य भागों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसको देखते हैं। अदरक जो है प्रकंद होता है, बिल्कुल सही है। प्याज जो होता है मांसल पर्ण होता है, ये भी सही है। नारियल जो होता है भ्रूणपोष होता है, ये भी सही है। आलू जो होता है वो मूल होता है, ये गलत है दोस्तों। आलू एक होता है वो तना होता है, तो इसको याद रखना। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आलू मूल नहीं है, ये तना है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो दोस्तों जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, नहीं पत्ती होती है, नहीं जड़ होता है, नहीं तना होता है, पुष्प होता है, तो इसको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के विषय में सही कथन है? तो दोस्तों उभयलिंगी फूल जो होते हैं उसके विषय में सही कथन अगर देखा जाए तो उसमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, तो इसको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के विषय में सही कथन है? उभयलिंगी फूलों के विषय में सही कथन क्या है? तो देखते हैं। उसमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, तो ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी याद रखना। सबसे छोटे फूलों वाला पौधा कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटे फूल वाला जो पौधा होता है वेल्फिया, ये क्वेश्चन आया करता है। सबसे छोटा फूल जो होता है वो वेल्फिया होता है, इसको याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? देखिए सबसे छोटा है तो वेल्फिया हो गया, और विश्व का सबसे बड़ा पुष्प अगर पूछे तो रेफ्लेसिया हो गया। दोनों का नाम एक ही है, वेल्फिया रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो होता है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प होता है, और वेल्फिया जो होता है वो विश्व का सबसे छोटा पुष्प होता है, जिसको याद रखना, पुष्प। परागकण है, तो परागकण क्या है दोस्तों? परागकण जो है वो परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार करने वाला को परागकण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आभासी फल, दोस्तों आभासी फल जो होता है उसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं, तो कौन सा है? तो ये आभासी फल जो फॉल्स फ्रूट होता है, असत्य फल जिसको बोलते हैं, वो सेब होता है, असत्य फल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर क्या है दोस्तों? तो टमाटर जो है वो एक फल है। टमाटर फल में आता है, नहीं सब्जी, नहीं फली, नहीं खाद तना। ये टमाटर जो होता है ये एक फल में आता है, फल। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होता है? तो दोस्तों पुष्पी पादपों के जो बीज होते हैं वो बीजांड से निर्मित होते हैं, बीजांड। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? तो दोस्तों निषेचन के बिना अगर अंडे में भ्रूण बन जाए तो उसको अनिषेक जनन कहते हैं, अनिषेक जनन, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जो नहीं है वो परनिषेचन। परनिषेचन जो होता है अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं होता है। लैंगिक और अलैंगिक दो टाइप के प्रजनन होते हैं, तो इसको याद रखना। परनिषेचन जो अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो दोस्तों युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है, द्विगुणित युग्मनज। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है।
पपीते में पीले रंग का कारण है। दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में। तो पपीते का पीला रंग कैरिका जैंथिन के कारण होता है और टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, तो इसको याद रखना। मिर्च का तीक्ष्णता, दोस्तों मिर्च का जो तीक्ष्णता होता है, तीखा होता है, तो कैप्साइन की उपस्थिति कारण मिर्च का तीखा होना, तीक्ष्णता होना। अफीम, दोस्तों अफीम जो होती है ये पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम यानी पोस्ता ये पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पेपर में आया करते हैं। तो अधपक्के जो फल होते हैं उससे अफीम प्राप्त किया जाता है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये सनई जो होता है वो रेशा, पादप का रेशा होता है, तने से छील के बनाया जाता है उसको, तो सनई हो गया। निम्न में से कौन सा उपकरण सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि के मापन हेतु निर्मित किया गया था? तो दोस्तों ये सर जगदीश चंद्र बोस जो थे भारतीय साइंटिस्ट थे, किस्कोग्राफ का इन्होंने उद्घाटन किया था। किस्कोग्राफ का उद्घाटन नहीं दोस्तों, आविष्कार किया था। तो ये पौधों में वृद्धि मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है किस्कोग्राफ। निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है। तो दोस्तों तने का रूपांतरण क्या नहीं है? तो प्याज का जो बल्ब होता है वो तने का रूपांतरण नहीं होता है, लेकिन अरबी का घनकंद, ये सभी जो होते हैं, ये अरबी का घनकंद जो होते हैं ये सभी तने का रूपांतरण होते हैं, लेकिन प्याज का बल्ब जो होता है तने का रूपांतरण नहीं होता है। निम्नलिखित में पुस्ता जड़ों के उदाहरण है। दोस्तों पुस्ता जड़ों का उदाहरण बादाम भी होता है, पीपल भी होता है, रबर का पेड़ भी होता है, तो इसलिए ये सभी हो जाएगा, पुस्ता जड़ों का उदाहरण है ये। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों में निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों में जो होता है रंध्र एस्टोमेटा द्वारा होता है, रंध्र एस्टोमेटा। प्याज का खाद्य भाग होता है। दोस्तों प्याज का जो खाने वाला भाग होता है वो गूदेदार पत्ते होते हैं उसको खाया जाता है। पौधों के तने में गुरुत्व के विरुद्ध जल संचयन के आधारभूत कारण क्या है? तो दोस्तों पौधों के तने में गुरुत्व के विरुद्ध जल के संचलन के लिए आधारभूत जो कारण होता है वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन। निम्न में से कौन सा फल अनिषेक फल होता है? तो दोस्तों अनिषेक फल जो होता है वो केला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रक्टोज होता है, ना ही माल्टोज होता है, ना ही लैक्टेज होता है। फ्रक्टोज जो होता है फलों के मीठा होने के कारण होता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है। दोस्तों डेंड्रोलॉजी जो होता है वृक्षों का अध्ययन से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी में ही वृक्षों का अध्ययन किया जाता है, तो इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में आप उस पौधों को रखेंगे जिसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं तथा संवहन ऊतक पाए जाते हैं परंतु बीज नहीं होते हैं? तो ये टेरिडोफाइट्स होता है, टेरिडोफाइट्स में। अगला देखते हैं, कुछ बीजीय पौधों में बीज नग्न होते हैं, ऐसे पौधे किस समूह में रखे जाते हैं? तो दोस्तों ये आवृत बीजी जो होता है उसमें बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं, तो उसको जिम्नोस्पर्म्स भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स, इसको आवृत बीजी भी कहते हैं। आवृत बीजी यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा इसको। तो आवृत बीजी जो होता है उसमें नग्न बीज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी ऐसे पौधों को जो बीज को उत्पन्न करता है किंतु पुष्प नहीं, निम्न में से किस समूह में रखेंगे? तो देखिए एक आवृत बीजी होता है, एक अनावृत बीजी होता है, तो इसको अनावृत बीजी बोलते हैं। बीज को उत्पन्न करता है किंतु पुष्प नहीं, तो अनावृत बीजी। लीवरवर्ट होता है। दोस्तों लीवरवर्ट क्या होता है? तो लीवरवर्ट जो होता है वो एक स्थलीय पौधा जो जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होता। तो लीवरवर्ट जो होता है दोस्तों एक स्थलीय पौधा है जो जड़, तना, पत्ती के विभेदित नहीं होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अजीब अजीब से क्वेश्चन आते हैं। स्वपरागण का अर्थ है। दोस्तों स्वपरागण का जो अर्थ है वो पराग कोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण करना, स्वपरागण, याद रखना।
ऐसे पौधे जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं कहलाते हैं। दोस्तों ऐसे पौधे जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं उसको अधिपादन कहते हैं, अधिपादन। अपस्थानिक जड़ का उदाहरण है। दोस्तों अपस्थानिक जड़ क्या होता है? तो अपस्थानिक जड़ जो होता है आरोही मूल, कंदिल जड़, चूसक, ये सभी क्या होते हैं? अपस्थानिक जड़ होते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है। तो दोस्तों इसमें सूची 1 को सूची 1 से मिलान करना है। तो ये फल जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो फल अंडाशय होते हैं, इसको मिलान कर दिया गया है पहले से। बीज जो होते हैं बीजांड होते हैं। काष्ठ जो होते हैं तना, तना से ही काष्ठ मिलता है। और ये मंड जो होते हैं वो पत्ती होते हैं, तो इसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूसला जड़ों का उदाहरण है दोस्तों। तो मूसला जड़ जो होते हैं वो तरकु रूप भी होते हैं, कुंभी रूप भी होते हैं, शंकु रूप भी होते हैं, सभी हो जाएंगे मूसला जड़। सूची 1 को सूची 2 से मिलान इसमें भी करना है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है? लहसुन और प्याज दोस्तों। तो लहसुन और प्याज क्या होता है? तो लहसुन और प्याज जो होते हैं वो आपका सल्क कंद होते हैं दोस्तों। ये लहसुन और प्याज जो होते हैं वो सल्क कंद हो गए। और ये हल्दी और केला क्या हो गए? तो हल्दी और केला जो होते हैं दोस्तों, इसका एक ऑप्शन कट गया है। तो हल्दी और केला जो होते हैं वो अदरक वो परकंद होते हैं, इसका परकंद हो जाएगा, परकंद होते हैं, यहाँ कट गया ऑप्शन। और अरबी और जिमी कंद जो होते हैं वो घनकंद होते हैं, तो इसको याद रखना। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पत्ती का एक भाग नहीं है दोस्तों? तो पत्ती का जो भाग नहीं होता है वो पर्ण छत्र भाग इसका नहीं होता है। और ये पर्णाधार जो होता है, पर्णवृंत होता है, पर्ण फलक, ये सभी पत्तियों का भाग है। लेकिन ये पर्ण छत्र जो होता है ये पत्तियों का भाग नहीं होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का एक भाग नहीं है? तो दोस्तों जो पुष्प का एक भाग नहीं है वो पर्ण प्रतान होता है। पर्ण प्रतान जो पत्तियों का भाग है, तो पुमंग, जयांग, वर्तिका, ये सभी पुष्प के भाग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प के नर तथा मादा जन्नांग का युग्म है। दोस्तों पुष्प का जो नर और मादा का जन्नांग होता है उसको पुमंग और जयांग कहते हैं, तो इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट। सॉरी दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। धन्यवाद।